हैप्पी दीपावली। तो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के लाइव बैच में आपका स्वागत है। वैसे तो आजकल छुट्टी का टाइम चल रहा है, लेकिन मैं भी खाली था तो आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर मैं आज डिस्कस करूंगा। पेपर को बहुत टफ नहीं बनाया गया। जिस तरीके का पेपर आएगा आपका बिल्कुल उसी लेवल के उसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये किसी स्पेशलाइजेशन को जानने के लिए नहीं होता, ये तो एक स्क्रीनिंग है। नॉर्मल पेपर होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये लाइव क्लास चल रही है। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और देखना कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और उनके जो आंसर है बहुत सोच समझ के देना है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर डालते रहेंगे। हाँ, राजेंद्र सिंह मेहता जी, ओके, वेलकम। शुरुआत करते हैं। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ टच किए गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया गया है, बहुत ही सोच समझ के देना है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे प्रियंका, चलो, नहीं बेटे, हिस्ट्री की नहीं है, स्क्रीनिंग का एक पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किए थे उसके उत्तर भारत के अभियानों का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार था, जबकि दक्षिण भारत के अभियानों का उद्देश्य धन की लूट था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि एक अनोखा साम्राज्यवादी था। तो उत्तर भारत में जो उसने अभियान किए थे, रणथंबोर अभियान किया था, हम्मीर देव वहां का शासक था, उसने चित्तौड़ अभियान किया और चित्तौड़ का जो शासक राणा रतन सिंह था, मालवा का महलक देव था और जालोर का कन्नड़ देव था। तो देखिए, चित्तौड़ अभियान जब किया, वहां का शासक राणा रतन सिंह था, उसका उद्देश्य उसकी पत्नी पद्मावती को पाना था। तो उस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। प्रियंका, इंडियन हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा बेटे, तुम मुझे क्लास के बाद फोन कर लेना, मैं कोऑपरेट करूंगा अपने बच्चे को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हुआ वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो इसका आंसर है। अब क्वेश्चन का आंसर, भारत में पुर्तगीज सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ये जो भारत के अंदर यूरोपियन आए, इनके आने का जो सीक्वेंस था, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीस। तो पुर्तगालियों की यदि बात करें, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, वास्को डी गामा। और 1498 में 1502 में फिर ये आया। तो पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर बना था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में। लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहते, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका आंसर जो है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से लेकर के 1515 तक इसने शासन किया। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, यहां पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की जो लवणता है उसमें किसका अधिकतम योगदान होता है? तो यहां पर चार दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका आंसर क्या हो सकता है? रितु, प्रियंका। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंडियन हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी मंगल से, संभवतः सोमवार या मंगल से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा? प्लीज कोऑपरेट कीजिए, काफी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। और थ्री का आंसर प्रियंका डी कह रही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, मसौदा लिखा है, मसौदा। मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी कौन थे जिन्होंने संविधान का मसौदे का मतलब होता है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करने वाले कौन थे? आशा जी, आंसर बताइए। गुड आफ्टरनून, प्लीज जल्दी कोऑपरेट कीजिए क्योंकि त्योहार का समय है, समय से मुझे भी निकलना है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखिए क्या होगा। फोर का आंसर ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका, देखिए इसे संघीय कार्यपालिका, इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। और देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, ये जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, क्वेश्चन नंबर, प्लीज क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का नंबर डालते रहें। तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। इसमें इधर पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, और इसमें अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो इनसे मिलकर कार्यपालिका बनती है, संघीय कार्यपालिका, ठीक है ना। और ये संविधान का भाग 5 है, भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है ये। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा सृजित किया गया था? यहाँ 4 एक्ट आपको दिए गए हैं। तो देखिए गवर्नर जनरल की है, गवर्नर जनरल। पहले आप आंसर दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिस्कस आपके साथ करूंगा। स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, 1773 में, राइट आंसर दे रही हैं प्रियंका जी। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 1833 का जो एक्ट था, उसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहां भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, ये इसका आंसर है। अगर मैं 1858 की बात करता हूं तो 1858 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल को एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया, और पहले लॉर्ड कैनिंग थे क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल वही थे। लेकिन 1935 का जो एक्ट आता है, उस एक्ट के द्वारा वाइसराय को फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है ना, ये कब लागू की गई थी? तो ये आपको आंसर बताना है। बहुत ही शानदार और सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। देखिए भारत के अंदर जो कृषि है, उसके लिए कहा जाता है कि एक जुआ है। कई बार क्या होता है, बरसात नहीं होती, कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार बहुत से डिजीज लग जाती हैं। तो किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी रखी गई है। यदि कोई अकाल आदि के कारण फसल नष्ट होती है तो उसमें सरकार कंपनसेशन देती है, और इसका आंसर सी दिया गया है, सी। देखिए इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था? बहुत ही शानदार मैं बता रहा हूं। देखिए एलिजाबेथ के समय ही 1599 में, मैंने इशारा भी कर दिया, एक व्यापारिक कंपनी, एक व्यापार के लिए कंपनी बनाने की घोषणा की गई थी, और इसी के समय कंपनी बनी, और 1600 में 100 एडी में इन्हें पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। और उस कंपनी को, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो नाम उस 1833 के एक्ट में दिया गया। उसका कई बार वास्तविक नाम भी पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो आप उसको देखिए, तो सी आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। उस समय अकबर था। देखिए ये जो महारानी एलिजाबेथ है, 1603 में इसकी डेथ हुई थी, और इसी के समय कंपनी बनी थी। और अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा, और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो उस समय अकबर था, और अकबर के समय ही पहला अंग्रेज यात्री जॉन मेडनहाल 1599 में भारत आया, पहला अंग्रेज यात्री। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि की बात करते हैं, है ना, तो कैप्टन हकिंस था, 1608 में भारत आया था। वही कैप्टन हकिंस जिसे ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने अकबर के नाम एक खत लिखा था, लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी थी। देखिए वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापना, लंदन में एक शाखा स्थापित हुई। तो 1908 में लंदन में भी एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन 1608 में, 1606 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, जिसे हम हबीबुल्लाह भी कहते हैं, उसने की थी। लेकिन ये जो लंदन वाली शाखा है, लंदन में जो बनी है, ये इस लीग की शाखा नहीं थी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, क्या इसका आंसर हो सकता है
अभी आपने कोई आंसर रिप्लाई नहीं किया है, ये तो दीपावली का एक तोहफा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 20 का आंसर है। फिर एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आधुनिक पुरुष किसको माना जाता है? आधुनिक पुरुष किसको माना जाता है? तो क्या इसका आंसर होगा आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? 10 का आप सी कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल आधुनिक। देखिए राजा राम मोहन राय, इनका बहुत योगदान, क्योंकि फादर ऑफ रेनेसा भी हैं, ये पुनर्जागरण के पिता भी हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तक और लिखी हैं, जैसे इन्होंने बांग्ला में एक संवाद कौमुदी पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने इंग्लिश में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी और इंग्लिश में ही ब्रह्मनिकल मैगजीन लिखी। इन्होंने फारसी में तोहफत उल मुहिद्दीन, है ना, एक पत्रिका निकाली थी और फारसी में ही इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला था। भारतीय इतिहास में किंग मेकर किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा किंग मेकर से तात्पर्य जो सुल्तानों को, राजाओं को, बादशाहों को बनाने और उतारने वाला होता है। औरंगजेब के बाद जब गद्दी पर शासक बैठे, बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांदार शाह, फिर फरूख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, ये सब अयोग्य थे। तो उस समय मुगलों की स्थिति खराब थी, तो दो सैयद भाई थे, यानी मुस्लिम ही है, हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उन्हें सुल्तान या बादशाह मेकर कहते हैं। तो फरूख शेर को उसी ने गद्दी पर बैठाया, बाद में फरूख शेर की हत्या की और मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक ये सुल्तान मेकर रहे। तो इनमें दो नाम आते हैं, एक हुसैन अली खां और एक अब्दुल्ला खां, ये दो आते हैं, तो ये ध्यान रखना सैयद बंधु। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग सबसे ईस्ट और वेस्ट में है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको मुझे बताना होगा। बताइए बताइए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए। अभी भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नीलम मुकेश जी, चलो जुड़ते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 को आंसर देंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि शानदार प्रदर्शन आप लोगों का रहेगा। डरिए मत, डरिए मत। आशा, प्रियंका, नीलम, 12 का डी कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं प्रियंका जी, बिल्कुल राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। वेस्ट में ये है, ईस्ट में ये। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, आप मुझे बताएंगे? रेड सोयल, मैं इंग्लिश में बता देता हूं, इसे लेटराइट ही बोलते हैं। ये ब्लैक सोयल होती है, ये रेड सोयल है, और जलोढ़ मृदा को हम एलुअल सोयल कहते हैं, एलुअल सोयल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सबके 13 का आंसर आशा का आया है, अभी केवल आशा का, और बिल्कुल नीलम बिल्कुल राइट है। क्योंकि एलुअल सोयल जो होती हैं, ये जो नदियां हैं, नदियां, इसमें बेसिकली जो गंगा और सतलज है उसका मैदान है ये, ठीक है। ये अपने साथ ह्यूमस बहाकर लाती हैं और जहाँ छोड़ती हैं उससे एलुअल सोयल बनती है। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। यही रीजन है कि नॉर्थ इंडिया के जो किसान हैं अपने खेतों में यूरिया NH2CONST का प्रयोग करते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो सभी को पता है, बहुत ही इजी सा है ये धारवाड़ सेल तंत्र है। ये आपको पता था तो मैंने भी यहाँ पर जंप लगा दिया। उत्तराखंड में भकार का होता है। देखिए इसमें बहुत ही बैलेंस पेपर बताने का प्रयास किया गया है, बहुत ही बैलेंस पेपर बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, यानी सभी सेक्शनों को टच किया गया है। तो नीलम मुकेश, काफी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं इस क्लास में। बबीता जी आप भी आ गई हैं, बबीता बिस्ट। चलो ठीक, एक खाद्यान्न, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है। तो आप स्टूडेंट जानते हैं आपातकाल, आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो अभी तक 3 बार भारत में लगी है, 1962, 1971 एंड 1975, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो ध्यान रखना है आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 352 क्या कहता है? 352 कहता है यदि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए
तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना 16 का डी कह रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। और चाहूंगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 352 में ये सब था, ये शब्द होता था, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ, इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। राज्य विधान परिषद आप जानते हैं, राज्य विधान परिषद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 169 के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसके जो सदस्य आते हैं उसका कंपोजिशन मैं पूरा डिस्कस कर देता हूं। आंसर तो इसका डी है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं ये लोकल बॉडीज 1/3 यहां से आएंगे, और 1/3 जो सदस्य होते हैं यहाँ की जो असेंबली होती है विधानसभा के द्वारा चुनकर आते हैं। शिक्षक एक ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा जिन्होंने 3 वर्ष पहले स्नातक वो 3 वर्ष से इंटरमीडिएट स्कूलों में कार्यरत हों, और 1/6 जो होते हैं ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष पहले जिन्होंने स्नातक किया हो, और रिमेनिंग 1/12 शिक्षक और ये जो होते हैं 1/12 होते हैं, 1/12, ठीक है। और 1/6 जो रिमेनिंग है ये गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो 1/3 कहां से आएंगे, लोकल बॉडी से आएंगे, 1/3 वहां की असेंबली के द्वारा आएंगे, 1/12 एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा जिन्होंने 3 वर्ष पहले माध्यमिक स्कूलों में जो कार्यरत थे, और 1/12 जिन्होंने 3 वर्ष पहले स्नातक किया है, रिमेनिंग 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में सही क्या नहीं है, बहुत ही शानदार और बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। स्पीड बना के रखिए, 50 क्वेश्चन है, आगे बढ़ना भी है। क्वेश्चन नंबर 18, सोनिया जी, बबीता बिष्ट, प्रियंका बिंजोला, नीलम मुकेश, इतने नाम यहाँ पर आ रहे हैं। आज ये मात्र शक्ति है, बेटियों का जलवा है, स्क्रीनिंग पे वही नजर आ रही हैं। और देखिए इसलिए लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट सफल हो रहा है। सोनिया जी, सी इसका आंसर है। देखिए सी, प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, यानी किस मंत्री को कौन सी मंत्रालय दिया जाएगा, मिनिस्ट्री दी जाएगी, तो देते तो गवर्नर हैं लेकिन लिस्ट ये थमाते हैं। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद के अध्यक्ष यही होते हैं, राज्यपाल उसकी सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये सी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए राज्यपाल बहुमत दल के नेता को सीएम चुनते हैं और सीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, कुछ नहीं, इसको आंसर बता देता हूं, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल नहीं होता, ये इसका आंसर था। आगे देखते हैं। जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। जनधन जनधन योजना बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। 19 सोनिया जी डी कह रहे हैं, अब आप मुझे बताएंगे 20 का आंसर जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। ए वित्तीय समायोजन है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम फॉरेस्ट है, बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन है। और देखिए मेरे जितनी भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास आती है, हर टेस्ट सीरीज का नेचर अलग होता है, कोई पेपर इजी होता है, कोई टफ होता है। सभी के आंसर इतना इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर दे रहे हैं। सबसे कम फॉरेस्ट उधम सिंह नगर में है, ये ध्यान रखना, और उधम सिंह नगर में 17% फॉरेस्ट है। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 22 22 22 है सामने, सोनिया जी प्लीज कॉपरेट कीजिए।
आशा जी क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे लिखा है 22। देखिए उपभोक्ता संरक्षण है ना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसका आंसर बी है, यानी राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार इसमें शामिल नहीं होता। और इसमें देखिए उपभोक्ता संरक्षण में 6 प्रकार के अधिकार होते हैं। इसमें 6 प्रकार के अधिकार होते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए देखिए फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आया और वेदों के पुनरुत्थान, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप जानते भी हैं कि इन्होंने वेदों की ओर लोटो नारा भी दिया था। वेदों की ओर लोटो नारा दिया। इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश की थी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी और इसके साथ साथ इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमि का पुस्तक भी लिखी थी। तो सी इसका आंसर है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप लोग। दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निहरता से संबंधित प्रश्न पर निश्चय कौन लेता है? यानी दल परिवर्तन का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लोकसभा का यानी एमपी है। एमपी निहरता मतलब देखिए एक अनकेपेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। निहरता यानी अयोग्यता। कौन निर्णय देता है? तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर चलो आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग का है, डी आप आंसर कह रहे हैं, तो मैं कमलेश यादव जी आपको क्लियर कर देता हूं। कोई भी सदस्य अयोग्य होता है। अयोग्य होने के 2 आधार होते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी तय करता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है उसका डिटेल देनी है, आपकी लोकसभा के एमपी के 25 साल एज होती है, इस पर इतनी एज होनी चाहिए, आदि आदि। तो देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ने जो कंडीशन रखी है उसका कोई आधार, कोई गलत यानी फेक डॉक्यूमेंट बनाकर चुनाव जीतता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे हटाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर। लेकिन अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं, दल बदल की बात करते हैं, आप जानते हैं कि 52 एक अमेंडमेंट 1985 में हुआ और 86 में लागू हुआ राजीव गांधी के समय। तो इसमें अगर एंटी डिफेक्शन आधार है तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं और राज्यों के अंदर विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, है ना, उससे गवर्नर परामर्श लेते हैं। कौन एक विश्व धरोहर है? विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में कौन आता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और 2004 में उसे वायु, हाँ, जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2004 में। चलो निशान भी लग गया है, नंदा देवी ही इसका आंसर है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी है जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? और आपको ये सूचना दे देता हूं कि ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑनलाइन सब्जेक्ट की और भी क्लास शुरू होंगी। किसान, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में किसान जो होते हैं, किसान जैसे आजकल विंटर सीजन शुरू होने वाला है तो शुगर फैक्ट्रियां चल गई हैं। शुगर फैक्ट्रियों में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। शुगर फैक्ट्रियां जब बंद हो जाएंगी 6 माह तक, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। शुगर ऐसे इसमें कौन आते हैं? बेसिकली किसान आते हैं। किसान, क्रॉप आती है तो काम करते हैं, बाकी बेरोजगार हो जाते हैं। देखिए सड़कों की लंबाई की अगर बात करते हैं तो भारत में कौन सा स्टेट ऐसा है जो प्रथम पायदान पे है? प्रथम पायदान यानी जहां सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है, जहां भारत के टोटल एनएच का सबसे ज्यादा भी उसी स्टेट के अंदर है, वो कौन सा है? कौन सा स्टेट है? 27 का आप मुझे बी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे भी मौका मिला, गाड़ी चलाने का भी वहां पर मौका मिला। जैसे दिल्ली से मुंबई जाते हैं, NH9 है शायद वो। तो इसमें ध्यान रखना है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है यहाँ पर। अब हिस्ट्री ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल तो ये तो आप जानते हैं
कि पॉलिटिकल साइंस का बैच शुरू हो चुका है, ऑप्शनल, ज्योग्राफी भी शुरू हो चुका है और हिंदी भी हो गया है, हिस्ट्री भी शुरू होने वाला है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में अभिलेख यानी एडिक्ट में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। शाही आदेश का मतलब राजा ने आदेश दिया है, यदि अकाल पड़ा है तो ऐसी स्थिति में अनाज को दान दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मौर्याज अशोक के समय का अभिलेख है। तो अशोक के जो अभिलेख है, जो ब्रह्मी, खरोष्टी, आर्मिक और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं, तो अशोक के दो अभिलेख हैं, एक शाहगोरा है, शाहगोरा ये गोरखपुर में है, गोरखपुर, और एक महास्थान है जो बंगाल में है। अशोक कहता है कि दुर्भिक्ष के समय, इन दोनों एडिक्ट में कहता है कि दुर्भिक्ष के समय मैं अन्न दान करता हूं। तो ध्यान रखना, भिलाई स्टील प्लांट, बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन है, मुझे तो क्वेश्चन डालते हुए शर्म आ रही है, क्या क्वेश्चन डाल दिया। चलो बताओ इसके बारे में। चलो बताओ इसके बारे में, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। 29 का ए आप कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी, पीसी महालनोबिस ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था और उसका उद्देश्य औद्योगिकरण था। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में 3 स्टील प्लांट लगे थे। तो रूस ने लगाया भिलाई, जो एमपी में था, आज छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। रूस के सहयोग से 2 लगे हैं, एक भिलाई, एक बोकारो थर्ड 5 ईयर प्लान में लगा था, है ना। और सेकंड में एक ये लगा है, एक दुर्गापुर लगा है और एक राउरकेला। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं आप डी आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा, 1661 में एक ब्रिटिश राजकुमार था, चार्ल्स सेकंड, उसका जो विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, जो बिरगेंजा की पुत्री थी, उससे हुआ। और दहेज में उन्होंने चार्ल्स सेकंड को मुंबई दिया था। चार्ल्स सेकंड ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, जौनसारी संगीत के जनक कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक क्या हैं। मेरा सब्जेक्ट तो ये नहीं है, जो सब उत्तराखंड। तो कोशिश करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रियंका रावत, आशा, नीलम, कमलेश, सोनिया। बी आप नंदलाल भारती कह रहे हैं, हाँ कमलेश यादव जी, ठीक आंसर आप दे रहे हैं, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आर्युडू वंश के संस्थापक तिरुमल ने, देखिए मैं कहानी सुनाता हूं, ये आप भी जानते हैं कि 1336 में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, तुलु वंश और आर्विडु, जो अंतिम वंश था, और आर्विडु वंश। कोई उपलब्धि इसकी नहीं है, तो इसका आंसर पेनुगोंडा है, न कि हम्पी। ये ध्यान रखना, आर्विडु की बात हो रही है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमित कर दी गई। स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या था, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इसका आकार निश्चित नहीं था। कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में कहता है, मंत्री परिषद को परिषा नाम दिया है, वो कहता है कि मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। वो तो उसने तो इतना कह दिया कि इंद्र की सभा में 100 मंत्री थे, अर्थात इंद्र के 200 आंखें थी। तो यहां पर ए आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है।
यानी एक 91 अमेंडमेंट हुआ 2003 में और उसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। कहा गया कि जो निम्न सदन होगा यानी लोकसभा उसके 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों के लिए कहा वहां भी 15% है, लेकिन जिन राज्यों में एमएलओ की संख्या 60 से कम है वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम सहित 12 लोगों से मिलकर बनेगी। तो ये ध्यान रखना, बहुत छोटे से। हाँ हाँ, आप देखिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन। आजकल स्टाफ छुट्टी पे है, मैं भी घर खाली बैठा था तो बस मैंने भी पेपर बनाने का प्रयास किया। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम आया है? तो इसका आंसर हिस्ट्री वाले बच्चे दे पाएंगे क्योंकि जीएस के लिए तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा। किस अभिलेख में अशोक का नाम आया है? अभी तक कोई आंसर मेरे पास ए कह रहे हैं। चलो चलो, ए इसका आंसर है और मैं लिख देता हूं। वो 4 एडिक्ट ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम आया है। 4 अभिलेख मास्की, उनमें मास्की है, मास्की, गुर्जरा, गुर्जरा, एक नेट्टूर है, नेट्टूर, और एक उड़न गोलन है, उड़न गोलन। ये 4 हैं जिसमें अशोक का नाम आया है। उत्तराखंड में किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35। 35 का आंसर क्या हो सकता है? थारू शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं। चलो, दीपावली का ही दिन है तो इसलिए 20 का आंसर आ रहा है। राज्य में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? हाँ, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि किस जिले में सर्वाधिक जनजाति है। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। जनजाति, ट्राइब। अब देखिए 36 का बी, बबीता जी। हाँ ठीक है, थारू लोग हैं, थारू, और उधम सिंह नगर में रहते हैं और स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। एक बार मुझे भी उन लोगों ने, उनका एक थारू भवन है, इनवाइट किया, कैरियर काउंसलिंग के लिए चीफ गेस्ट भी चुना, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत उन्होंने सम्मान दिया, बहुत ही सम्मान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? नागरिकता को संविधान में किस सूची में है? नागरिकता, देखिए नागरिकता आप जानते हैं संविधान का जो भाग 2 है 5 to 11 आर्टिकल, उसमें नागरिकता दी गई है। देखो कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो ये याद हो रहा है इसका आंसर बी होगा। आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या है? ये संसूची का विषय है। और मैं बताना चाहूंगा, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, इन दोनों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। विजयनगर, देखिए यहां पर विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो 38 और 39 दो क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप कह रहे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एक्चुअली में जो दोनों राज्य थे, दोनों राज्य ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तट पर थे। इनके बीच के क्षेत्र को रायचूर द्वार प्रांत कहते हैं। इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य लगातार संघर्षरत रहे। परिणाम स्वरूप 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षस तांगड़ी और बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। इसी क्षेत्र पर अधिकार के लिए हुआ था। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। चलो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां आपसे गलती हो जाएगी। चलो डिस्कस करते हैं। ए, अरे प्रियंका बिंजोला, बहुत ही, बबीता, अरे यार सब लोगों का ठीक है, सोनिया जी इलेक्ट कर गए हैं। देखिए सिकंदर के साथ नियारकस भारत आया था। सिकंदर, सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम नियारकस था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सिकंदर के साथ दो इतिहासकार भी आए थे, उसमें नियारकस भी है और अरिस्टोबुलस भी है।
फिर वो कह रहा है डायोनिसियस रोम का यात्री था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी अधिकांश किताबों में लिखा है, ठीक है, कि बिंदुसार के दरबार में देखो डायमेकस आया है। कौन आया है? डायमेकस। और आपकी किताबों में लिखा है कि डायोनिसियस भी बिंदुसार के दरबार में आया है, लेकिन किताबों में ऑथेंटिक आंसर नहीं है। एंसेंट हिस्ट्री में झायन माली को देखते हैं, ये क्वेश्चन आईएएस में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर अशोक है। तो ये डायोनिसियस रोम का नहीं था। डायोनिसियस देखिए, मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र के शासक टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर अशोक के दरबार में भेजा था। आंसर ए हो जाता है, ये ध्यान रखना, ए आंसर है। आगे लेकर चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ये मेरे से पेपर यहाँ लगाना नहीं आया। चलो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कुछ नहीं है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। वो कह रहा है वाई डब्ल्यू और एक्स की माँ है। ये जो वाई है, वाई ये महिला है, किसकी? हाँ, डब्ल्यू और डब्ल्यू, एक मिनट, ये डब्ल्यू और एक्स की माँ है, ठीक है, की माँ है। यदि जेड एक्स का पति है, तो जेड कौन हुआ? एक्स का पति हुआ, ये पुरुष है और ये महिला है, तो वाई जेड से किस प्रकार संबंधित है? और ये सास है यार, ये इसका आंसर आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। स्क्रीन पे छोटा आ रहा है इसलिए क्लियर नहीं है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। यहां पर मैं एक बार फिर बड़ा करने की कोशिश करता हूं। चलो एक ही क्वेश्चन में, ऐसा आगे नहीं होगा। टाम ने पूर्व दिशा में, एक कोई व्यक्ति है टाम, टाम ने पूर्व दिशा में पूर्व ईस्ट की ओर, ए कोई बिंदु है, यहां से ईस्ट की ओर जा रहा है, यानी बी बिंदु, 12 किलोमीटर की यात्रा की। ये कितना है? 12 किलोमीटर की यात्रा की। वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट हैंड मुड़ता है इस तरीके से, और सी बिंदु पर पहुंचता है, ये 8 किलोमीटर है। वो इस बिंदु से फिर दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं का मतलब राइट, इसका राइट ये है, और कितना चलता है? 6 किलोमीटर। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, मुझे ये निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल हमने किस तरीके से किया, ये, अब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये टोटल 12 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना है? 6 है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 64 होता है, प्लस 36 अंडर रूट, कितना हो गया? 100, और 100 का अंडर रूट क्या आता है? 10, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न पर यहां पर एक आपको ये बॉक्स दिया गया है, बॉक्स, और इसमें आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इनको टाइम लगेगा आपको, मैं बता देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये 29 है ना, 29, इस 29 में मैंने क्या किया, नीचे का 3 प्लस किया, ये हो गया 32, 32, 32 को मैंने 8 से डिवाइड किया, और क्या आ गया? 4 आ गया। फिर यहां क्या हो रहा है, देखिए इसको मैंने इससे प्लस किया तो 77 होता है, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर मैंने इसको क्या किया, ये 67 है, और इसमें क्या किया, 3 प्लस किया तो 70 आता है, और 70 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है? 5। और इसका आंसर कट गए हैं, माफी चाहता हूं, इसके आंसर कट गए हैं, तो यहाँ पर 5 आएगा। आगे देखते हैं। चलो, उत्तराखंड के 4 धामों में से कौन सा धाम सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है? 43 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 50 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है। सबसे नॉर्थ में कौन सा धाम है? मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है उत्तराखंड, बताइए। बबीता, बबीता जी तो बद्रीनाथ कह रही हैं, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, केदारनाथ भी है, तो बद्रीनाथ बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, बद्रीनाथ ही इसका आंसर है।
आगे की ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या इसका आंसर हो सकता है? चलो, ठीक आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है एक। चलो, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए, वो कह रहा है ए बी ए सी के, ए बी ए सी के, इसको क्या लिखा जाता है? एम ई सी डी सी। इसी को देख लेते हैं, है ना बच्चों। इनके हम नंबर लिखते हैं, ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, 3 पे आता है। तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 1 + 2, यहाँ 2 प्लस हुआ है, 2 + 2, 1 + 2, 3 + 2 और 11 + 2। यानी इसमें इनके जो अक्षर हो रहे हैं, इसको उल्टी तरफ से लिया, +2, यहाँ +2, ऐसे इसमें हो रहा है। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? EAGER, यहाँ EAGER क्या लिखा जाएगा? समझ गए ना? तो ये 5 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, 7 पे, ये 5 पे, ये 18 पे आता है। आप ध्यान से देख रहे हैं ना? तो अब देखिए मुझे क्या करना है, इसमें 2 प्लस करना है, तो यहाँ क्या आएगा? 7, 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 जोड़ेंगे तो 10, 3 जोड़ेंगे, सॉरी 2 जोड़ना था, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 7 और 2 9, यहाँ 9 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, 18 और 2 20 आ जाएगा। तो 20 पे क्या आता है? यहाँ टी आएगा, टी। 7 पे क्या आता है? जी। 9 पे क्या आता है? आई। 3 पे सी एंड क्या आएगा? जी। तो देखिए TGI, अब देखिए TGI CG ये बन रहा है, ये आपने देख लिया है ना? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। यहां पर देखिए जो दिया गया है, वहां दिया है KIOS तो यहां पर दिया है K। देखिए K कहां पर है? K ये तीसरे नंबर पे 6 है, तो मैंने भी 6 लिख दिया। I के लिए 9 आया है, तो मैंने लिख दिया। O ये है 1 2 5वें पे है, तो मैंने क्या लिख दिया? 2। S देखिए S कहां पर है? 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो 8 लिख दिया मैंने, और है ना? और K कहां है? तीसरे नंबर पे, 6 लिख दिया। तो 69286 ये हो गया है। अब देखिए मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो इन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई, और दूसरा होता है मुदालियर कमीशन ने की स्थापना कब हुई, ये नियुक्ति कब हुई या इसने अपना काम कब से शुरू किया। तो एक बार क्वेश्चन का देख लीजिए। तो 47 का आप बी कहा, उन्होंने ए कहा। आप देख लो भाई क्या आ रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है। डॉक्टर सुशील मिश्रा जी इस क्लास को लेते हैं। बेटे मैं कंफर्म नहीं हूं इस क्वेश्चन में, माफी चाहता हूं, लेकिन आप भी इसका आंसर एक बार देख लीजिए, आप भी इसका आंसर एक बार देख लीजिए, है ना? आप मेरे से भूल चूक हो रही है, मैं गलत नहीं बता सकता, लेकिन एक बार इस विकल्प पे भी आप ध्यान दे देना। वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था।
यानी एजुकेशन जो है आप जानते हैं ये स्टेट लिस्ट का विषय था, लेकिन इसे कॉन्क्रीट लिस्ट का जो विषय बनाया गया है। चलो नीलम मुकेश जी ए होगा बेटे, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक 42 अमेंडमेंट हुआ, 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, 76 में। तो इसे कॉन्क्रीट लिस्ट का विषय बना दिया गया। उस समय तीन, एक तो इसको रखा गया था, एक फॉरेस्ट को भी समवर्ती सूची का बनाया गया, और एक फैमिली प्लानिंग, है ना। हाँ ठीक है। वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आंसर क्या हो सकता है आप देख लीजिए। का आप सी कह रहे हैं, फिफ्टी सिक्स में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण, चलो ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अच्छा, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 50, 50 का आंसर क्या हो सकता है? और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1950 है, 50, ये 1955 है, ये 1960 है, और ये 1965। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्वेश्चन नंबर 50, तो प्रियंका बिंजोला जी 50, 20 का आंसर है बी 1955, तो ये ध्यान रखिए। तो ये दीपावली, हाँ क्लास तो जीता इसमें रोज ही होती है, हॉलीडे चल रहे हैं, तो मंडे से आपका प्रॉपर स्क्रीनिंग की क्लास चलेगी, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्रेम और सौहार्द का त्योहार होता है, ठीक। तो इस त्योहार को भी सेलिब्रेट करना है। जिन लोगों से आपका विवाद हुआ है उसको अपनी तरफ से सॉरी बोल दीजिए, छोटा सा जीवन होता है, दुश्मनी और कलेश को लेकर नहीं चलना है। दूसरी बात, हमें वेट नहीं करना है कि कब एडमिट कार्ड आएगा और हम तैयारी शुरू करेंगे। जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं वो पहले से लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे जैसा करते आ रहे हैं, ठीक। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं मैं। ओके, एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू।